इसके बारे में हम लोग स्टडी कर चुके हैं इससे पहले वाले लेक्चर में। जो बच्चे अभी जुड़ रहे हैं या फिर इससे पहले के वीडियोज़ में आप अगर लाइव नहीं जुड़े थे, ठीक है? तो आप वहाँ इससे पहले केमिकल काइनेटिक्स का एक वीडियो और आ चुका है, वहाँ पे आप जाके उसको कंटिन्यू कर लीजिएगा, ठीक है? तो अभी हम लोग जो स्टडी करने जा रहे हैं, वो स्टडी करने जा रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर 2 ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के बारे में। हमारा आज का टॉपिक का मेन थीम रहेगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस को जानना, उसका काइनेटिक्स ड्रॉ करना, फॉर्मूला कैलकुलेट करना और उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे जनरली हम ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, कोलिजन थ्योरी और आर्हेनियस थ्योरी के बारे में हम लोग जानेंगे और आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। देखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट होते हैं जिसमें कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस काफी इंपॉर्टेंट होता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस होता क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जनरली रेट लॉ जब कोई रिएक्शंस का हम ड्रॉ करते हैं तो उसमें जो पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म होता है रेट लॉ इक्वेशन में वही कहलाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। कैसे होता है हम बात करेंगे अभी। ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस डिफरेंट टाइप्स का होता है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। लेकिन आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वह जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस का काइनेटिक्स काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है? तो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस का पहले काइनेटिक्स ड्रॉ करते हैं, देन फर्स्ट ऑर्डर का कैलकुलेट करेंगे। सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर का काइनेटिक्स पे नहीं जाएंगे, हम फॉर्मूला आपको बताएंगे डायरेक्ट उसका, क्योंकि उसका काइनेटिक्स ड्रॉ करना आएगा नहीं, क्वेश्चन उससे आएंगे नहीं, तो इसलिए वन शॉट में हम उसका उस पर ध्यान अभी नहीं देंगे, ठीक है? उसके बाद हम जब बात करते हैं कि और क्या क्या थ्योरीज होने चाहिए, रिएक्शंस के रेट कैसे इफेक्ट डालता है, कौन कौन से थ्योरी के रेट्स एक्सप्लेन करेंगे, तो उसमें आते हैं कॉलिजन थ्योरी और एक आता है ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। ये क्या होता है ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, क्या होते हैं कॉलिजन थ्योरी, इसके बारे में भी हम काफी डिटेल में स्टडी करने जा रहे हैं। एक आता है टेम्पर वहां पे एक आता है टेम्परेचर कॉफिशिएंट, एक वैल्यू आते हैं। क्या होता है टेम्परेचर कॉफिशिएंट? एक क्वेश्चन टेस्ट सीरीज जब आपको लिए थे फिजिकल केमिस्ट्री का, तो वहां पे एक टेम्परेचर कॉफिशिएंट था। तो वो टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता क्या है उसके बारे में स्टडी करेंगे। और देन आर्हेनियस थ्योरी क्या होता है, कैसे इफेक्ट डालता है, ये शॉर्ट नोट्स में आता है व्हाट इज आर्हेनियस थ्योरी। या क्वेश्चंस भी कभी-कभी आर्हेनियस थ्योरी बेस्ड आ जाते हैं, सीबीएसई में खासकर क्वेश्चंस आते हैं आर्हेनियस थ्योरी। क्वेश्चंस का डिस्कशन का हम अलग से वीडियो बनाएंगे, फिलहाल अभी वन शॉट में हम थ्योरेटिकल अप्रोच को लेके चल रहे हैं। क्लासेस रेगुलर आपके 8 बजे से क्लासेस रेगुलर चलेंगे, तो जो बच्चे लाइव जुड़ रहे हैं नेक्स्ट टाइम से भी लाइव इसी तरफ से कंटिन्यू जुड़ते रहिएगा, ताकि आपका एग्जाम तक आपका प्रिपरेशन अच्छे से जो भी आप पढ़े हैं उसका रिवीजन हो जाए, ठीक है? तो फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। टॉपिक क्या कह रहा है उसका स्टडी करते हैं, ठीक है? टॉपिक है हमारा कि आज हम स्टडी करने जा रहे हैं, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं काइनेटिक्स के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। और वो भी काइनेटिक्स है जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स का, ठीक है? काइनेटिक्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस का काइनेटिक्स के बारे में हम स्टडी करेंगे आज के क्लासेस में। तो सारे बच्चे जो भी लाइव आए हैं एक बार कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए। गुड इवनिंग किशन, मोहन। जो भी बच्चे लाइव आ गए हैं, अगर आप लाइव में बने हुए हैं तो एक बार रिप्लाई कर दीजिए ताकि हम क्लास को कंटिन्यू करें, ठीक है? देखो बालक, आज का जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसका काइनेटिक्स काफी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप स्टडी करना चाह रहे हैं या फिर पढ़ने के अगर मूड में है तो फिर वहां पे आप काइनेटिक्स को आप कॉपी लेके ड्रॉ करेंगे मेरे साथ, क्योंकि काइनेटिक्स का ड्रॉ करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि काइनेटिक्स आपसे पूछेगा जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स का डेरिवेशन बनाइए, तो कैसे डेरिवेशन बनाओगे? तो डेरिवेशन के लिए आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ऐसे याद नहीं होगा। देखो, तो हमारा टॉपिक है आज का काइनेटिक, पहले टाइप्स ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस क्या होता है पहले ये समझो। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, देखो बालक, होता क्या है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की जब आप बात करते हैं तो एक पहले इक्वेशन लिखते हैं। सपोज करिए कि इक्वेशन है a mole of A and B mole of B combine या reacts to form C mole of C and D mole of D। देन द रेट लॉ जो होता है वह होता है कि वह रेट हमेशा रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। तो जब एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइंड रेट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए का रिएक्टेंट क्या है ए, और उसका जो जो मोल है मोल चला जाता है पावर में ए,
एंड देन बी भी रिएक्टेंट है और बी का पावर स्मॉल बी। तो ये हो गया एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन रेट लॉ, ठीक है, जिसमें रेट डिपेंड करता है ए टू द पावर ए एंड बी टू द पावर बी पे। तो यहाँ पावर टर्म क्या आ रहा है, ए और बी पावर टर्म है, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है, ये होता है सम ऑफ द कंसंट्रेशन, सम ऑफ द पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म रेज्ड इन द रेट इक्वेशन। कंसंट्रेशन टर्म का जो पावर होता है उसको अगर ऐड कर देंगे तो वही क्या हो जाता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाता है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस की अगर बात करेंगे हम, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी, ठीक है। तो इस टाइप से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकलता है। अगर ए ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर जीरो हो जाए तो कहते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अगर सपोज करो ए प्लस बी जीरो हो जाए किसी कारण से, तो हो जाएगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्या होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन हम बाद में बताएंगे। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, अगर सपोज करो ये वैल्यू वन हो जाए, है ए प्लस बी की वैल्यू, अगर सपोज करो ए प्लस बी की वैल्यू, आप सपोज करिए कि जीरो है, ए प्लस बी की वैल्यू अगर वन हो तो कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर यही ए प्लस बी की वैल्यू अगर टू है तो कहलाता है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। और ए प्लस बी की वैल्यू अगर थ्री है तो कहलाता है थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। इस टाइप से हम स्टडी करते हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। व्हाट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन? तो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस हेडिंग करते हैं आज का, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। देखो बालक, होता क्या है ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन? देखो, जीरो ऑर्डर कहने का मतलब है कि कंसंट्रेशन टर्म जीरो हो जाए। किसी का भी पावर अगर जीरो हो जाता है तो वो वैल्यू हो जाता है। सपोज करो ए का पावर जीरो हो जाए तो वैल्यू उसका वन हो जाएगा। मतलब क्या है कि और जीरो ऑर्डर रिएक्शन वह होता है जिसपे रेट किसी भी कंसंट्रेशन टर्म पे डिपेंड नहीं करता है। जब वैसा रेट लॉ, मतलब जब वैसा इक्वेशन, वैसा रिएक्शन जिसमें जो रेट जो किसी भी कंसंट्रेशन टर्म पे जब डिपेंड नहीं करे, कोई भी कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा, तो वह कहलाता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो आप इसको डिफाइन कर सकते हो, द रिएक्शन इन विच द रेट द रिएक्शन इन विच द रेट does not depend upon concentration of does not depend upon concentration of any reactant, किसी भी रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करेगा, तो वो कहलाता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। एक तो ये डिफिनेशन होता है। सेकेंड डिफिनेशन ये होता है कि जब आप रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को चेंज करोगे, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को अगर आप चेंज करोगे तो उसके अकॉर्डिंग, ध्यान रखिएगा, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को जब चेंज करिएगा तो उससे रेट पे कोई जब इफेक्ट नहीं पड़ता है तो वो कहलाता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्योंकि उस पर डिपेंड ही नहीं करेगा तो फर्क क्या पड़ेगा, सिंपल है ना। तो कह सकते हैं कि द रिएक्शन by changing the reaction by changing the concentration of reactant by changing the concentration of reactant do not alter, alter मतलब चेंज करना, the value of rate in rate law equation। मतलब रेट लॉ इक्वेशन में रेट को चेंज ही नहीं करेगा, रेट लॉ इक्वेशन, तो उसे हम कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहलाता है ना।
अब देखो सपोज करो कि एक रिएक्शन हम ड्रॉ करते हैं, ए से बन रहा है प्रोडक्ट बन रहा है, तो इसका रेट एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन रेट लॉ जो हो जाएगा, रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ए टू द पावर जीरो, क्योंकि ए पे जब डिपेंड नहीं करेगा तो ए का पावर क्या होगा, जीरो होगा। और जब ए का पावर जीरो होगा तो उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और जब ये इस पे डिपेंड नहीं करेगा, इस पे ए जीरो पे डिपेंड अगर नहीं करता है तो उस केस में ए की पावर क्या होगा, जीरो होगा। तो यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि रेट रेट को आप कह सकते हैं dx अपॉन dt। dx अपॉन dt क्यों, तो गिवन टाइम इंटरवल में कंसंट्रेशन में कितना का चेंज होता है, यही कहलाता है रेट। तो dx बाई अपॉन dt इजकल टू कह सकते हैं k। यह जो रेट है, k क्यों लिया, क्योंकि a टू द पावर जीरो होता है वन, तो वैल्यू क्या हो जाए k। k है वहां पे कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लिया गया है। ये कहलाता है DRL, मतलब डिफरेंशिएटिंग रेट लॉ, डी आर एल, डिफरेंशिएटिंग रेट लॉ। ठीक है, तो dx बाई dt क्या हो गया, k हो गया। उसके बाद आप क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। आप इसको चेंज कर सकते हो, dx इजकल टू हो जाएगा k इंटू डी टी, के इंटू डी टी। तो यहां से हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, अगर हम इसको इंटीग्रेट करें, dx को अगर इंटीग्रेट करें जीरो टू x, और k तो कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, dt को इंटीग्रेट करें जीरो टू t। ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाएगा x इजकल टू के टी प्लस सी, के टी प्लस क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगर यहाँ पे सपोज करिए t इजकल टू जीरो करने पे x इजकल टू क्या हो जा रहा है, जीरो। वेन जब टाइम t रहेगा तो x है वहां पे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो जब टाइम जीरो रहेगा तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन तो होगा ही नहीं। जैसा कि हमने ऊपर लिखा है, देखो ऊपर हमने लिखा है a से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर टाइम जीरो रहेगा तो इस केस में t अगर टाइम जीरो, मतलब टाइम t जीरो करने का मतलब क्या है कि रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ है, तो उस केस में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन ही नहीं होगा, और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा तो वहां पे कंसंट्रेशन प्रोडक्ट का क्या होगा, जीरो। तो वही कहना चाहते हैं कि व्हेन t इज इक्वल टू जीरो, देन x इज इक्वल टू जीरो। जब t इक्वल टू जीरो होगा तो x इक्वल टू क्या होगा, वैल्यू जीरो हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं इस वैल्यू को इसमें पुट कर दीजिए, देन c इक्वल टू क्या होगा, ऑल्सो जीरो। तो जो यहाँ पे जो इक्वेशन था, ये इक्वेशन था, सपोज करो इसको इक्वेशन वन मानिए, ये इक्वेशन टू है, और इस वैल्यू को इक्वेशन टू में पुट करिए। पुट दिस वैल्यू, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन टू, हम इक्वेशन टू में वैल्यू को पुट कर रहे हैं। जब इक्वेशन टू में पुट करेंगे तो x इजकल टू हो जाएगा k इंटू, एक्स इजकल टू हो जाएगा k इंटू टी, क्योंकि c इजकल टू जीरो डाल दिया हमने वैल्यू। तो ये आ गया इंटीग्रेटिंग रेट लॉ, आई आर एल, क्योंकि आफ्टर इंटीग्रेशन ऑप्टेन हुआ है ना, तो कहलाता है इंटीग्रेटिंग रेट लॉ, जहां पे k इजकल टू है रेट कांस्टेंट। k क्या है वहां पे, रेट कांस्टेंट है वैल्यू। आप देखिए इसको, वहां पे k की वैल्यू है, यहां से हम वैल्यू ऑप्टेन किए हैं। तो कैसे ऑब्टेन किए, एक बार फिर से रिव्यू लीजिए। यहाँ पे ए से प्रोडक्ट बना, रेट लॉ लिखेंगे, रेट डिपेंड करेगा ए कंसंट्रेशन ऑफ ए के का पावर जीरो, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो dx बाई dt की वैल्यू क्या होगा, के हो जाएगा वहां पे, क्योंकि ए टू द पावर जीरो वन होता है। तो जब dx इक्वल dt को इधर ले जाइए, dx इक्वल हो जाएगा के dt, इंटीग्रेशन कर दीजिए इसको जीरो टू एक्स और जीरो टू टी पे। तो वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे, इसका इंटीग्रेशन x हो जाएगा, और k टी dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा। तो x इक्वल टू के टी, इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा c। अब c की वैल्यू चाहिए तो हम कहेंगे कि व्हेन x इक्वल टू जीरो, देन t इक्वल टू जीरो, देन c इक्वल टू इज आल्सो जीरो। तो पुट इस वैल्यू को पुट कर दीजिए इक्वेशन में, तो यहाँ पे c इक्वल टू क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, x इक्वल टू के टी। तो आप यहाँ k की वैल्यू, k क्या है यहाँ पे, अब इस वैल्यू को हम चाहते हैं कि यहाँ पे k की वैल्यू क्या है, इसको देखो, k है वहां पे रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, t है वहां पे टाइम, और x इक्वल टू है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, अगर यहाँ पे x वर्सेस t अगर ग्राफ प्लॉट करोगे, ग्राफ अगर प्लॉट करोगे x वर्सेस t का, x वर्सेस t का, तो x इक्वल टू फॉर्मूला है के टी। ठीक है,
और यहाँ पे अगर 0 लगाते हो तो यहाँ पे y इज़ इक्वल टू mx प्लस c, मतलब स्ट्रेट लाइन का कर्व आता है ये। तो हमारा जो ग्राफ आएगा x और t का, वह कुछ ऐसे बढ़ेगा, ठीक है? तो इस टाइप से इंक्रीज करेगा, स्ट्रेट लाइन का कर्व आएगा यहाँ पे। जहाँ पे स्लोप की वैल्यू प्लस है, पॉजिटिव है, तो प्लस के हो जाएगा यहाँ पे स्लोप की वैल्यू। तो इस टाइप से ग्राफ आता है, ठीक है? अगर आप इस चीज को आप ऐसे भी समझो कि अगर ये जो वैल्यू आप देख रहे हो, अगर एक टर्म आता है यहाँ पे हाफ लाइफ टाइम, इसको समझना बहुत जरूरी है, हाफ लाइफ टाइम को। हाफ लाइफ टाइम। एक चीज और देखो, जो वैल्यू आपने निकाला है x इक्वल टू के टी, एक्स इक्वल टू क्या है के टी, अगर रेट कांस्टेंट पूछेगा तो क्या हो जाएगा x बाई टी, एक्स बाई टी की वैल्यू ही क्या हो जाएगा, रेट कांस्टेंट हो जाएगा। यहाँ ध्यान रखिए, इस फॉर्मूला को याद करिए, एक्स इक्वल टू के टी, यही फॉर्मूला को याद करना है। हाफ लाइफ टाइम की बात कर लेते हैं। हाफ लाइफ टाइम यह होता है कि वह टाइम बताइए जब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन अपने से इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ हो जाए, मतलब द टाइम एट विच द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बिकम हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल कंसंट्रेशन या फिर इनिशियल कंसंट्रेशन, तो वही कहलाता है हाफ लाइफ टाइम। तो अगर आप हाफ लाइफ टाइम को डिफाइन करोगे तो आप कह सकते हो कि टाइम एट विच टाइम एट विच द concentration of reactant the concentration of reactant becomes half of its or initial concentration of its initial इनिशियल जो कंसंट्रेशन होगा उससे उसका कंसंट्रेशन आधा हो जाता है, ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन। अब एक चीज देखो कैसे होगा, जैसे आपने निकाला कि फॉर्मूला है कि x इज इक्वल टू है k इंटू टी, तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x बाई के हो जाएगा, है कि नहीं, x बाई के। अब देखो सपोज करो कि इक्वेशन a से बन रहा है प्रोडक्ट p, ठीक है? तो ये जब टाइम जीरो रहेगा तो इसका कंसर्न टाइम t इक्वल टू अगर जीरो है, तो ये सपोज करो a है, तो ये क्या है जीरो। अगर आफ्टर टाइम t, t इक्वल टू सपोज करो t हाफ हो जाए, मतलब आधा समय बीत चुका है, तो जब हाफ समय अगर पास करेगा तो उस केस में इसका कंसंट्रेशन भी क्या हो जाएगा, हाफ, मतलब ये हो जाएगा a बाई टू। तो जितना ये घटेगा उतना ही ना प्रोडक्ट बनेगा, तो ये भी वैल्यू क्या होगा, a बाई टू। तो आप क्या करो, जो फॉर्मूला यहाँ पे टाइम का निकला है, इस फॉर्मूला में x की जगह पे डाल दो a बाई टू, तो t हाफ क्या हो जाएगा, तो टी हाफ की वैल्यू क्या हो जाएगा, टी वन बाई टू की वैल्यू जो हो जाता है वो ए बाई टू के हो जाता है, ठीक है? टी हाफ इक्वल टू हो जाएगा ए बाई टू के। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के केस में, कि जब जीरो ऑर्डर रिएक्शंस की बात करोगे तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो टी हाफ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से ये वैल्यू आराम से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अ, कहाँ से प्रॉब्लम है बालक, क्या चीज समझ में नहीं आया? आप कुछ इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट को वहां पे मेंशन करोगे तो हम अच्छे से बता पाएंगे कि अच्छा इस पॉइंट के बाद आपको प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है? कहाँ से दिक्कत है, हाफ लाइफ टाइम क्या दिक्कत हो रहा है, ठीक है? तो जब भी आप अगर हाफ लाइफ टाइम को समझाते हैं, देखो देखो, हाँ ठीक है, हाफ लाइफ टाइम एक रिपीट कर देते हैं तुम लोगों को। देखो हाफ लाइफ टाइम में क्या होता है कि सिंपल है कि वह लाइफ टाइम जब वह टाइम जब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन अपने से आधा, सपोज करो एक बिस्किट खा रहे हो, तो बिस्किट पूरा एक बिस्किट खाने में कितना समय लगा, वो पूरा पूरा टाइम हो जाएगा, लेकिन उसका आधा बिस्किट खाने में कितना टाइम लगेगा, वही हो जाता है हाफ लाइफ टाइम। किसका, बिस्किट का हाफ लाइफ। तो आखिर में वो बिस्किट आधा जो तुम खा गया वो कहाँ गया, तुम्हारे पेट में गया, तो वो तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया ना। कहने का मतलब आधा अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कमा, मतलब आधा बिस्किट कमा, तो आधा कहाँ गया, वो बिस्किट तो पेट में गया, मतलब प्रोडक्ट बन गया। तो वही कह रहे थे कि अगर सपोज करो टाइम अगर जीरो था, मतलब टाइम जब जब काम शुरू ही नहीं हुआ, तो उस केस में पूरा का पूरा बिस्किट था, मतलब एक कंसंट्रेशन सपोज करो ए था, तो उस केस अगर सपोज करो टाइम को आधा कर दो, टाइम को आधा करने का मतलब कंप्लीट होता पूरा टाइम टी में, आधा करोगे तो क्या होगा, टी हाफ। तो हम टाइम को टी हाफ ले लिए,
तो उस केस में क्या आधा कंसंट्रेशन क्या होगा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये A/2 हो जाएगा, तो ये भी क्या होगा A/2। तो हमारा जो वैल्यू है फॉर्मूला है T=x/k का, तो x के जगह पे वैल्यू डाल दीजिए यहाँ पे A/2। ये क्या डालना है x/= क्या A/2, यहाँ है ना ये है x की वैल्यू, जो आप वैल्यू देख रहे हो यहाँ पे यही वैल्यू है x का। तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा T ½=A/2k। ठीक है, यहाँ से आप आसानी से समझ सकते हो चीजों को। ठीक है, अब देखो ये है काइनेटिक्स है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का अगर आप एग्जांपल देखोगे तो जनरली जो भी फोटोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, फोटोकेमिकल रिएक्शन जो होते हैं वो एग्जांपल होते हैं जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स का। तो ये जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स था। और भी कोई अगर दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो। कहीं कोई इक्वेशंस अगर समझ में नहीं आया तो फिर आप यहाँ से रिप्लाई कर सकते हो। हम बढ़ रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर की तरफ। फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स कैसे डिराइव करेंगे। देखो बालक, अगर आप फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की बात करते हो, सिंपल है।